हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के बारे में हम लोग डील करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी का टर्म हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब इम्यून सिस्टम की कोई रेस्पॉन्स शो कर रहा है और उसकी वजह से स्वयं सेल्स एवं टिश्यूज़ में इफ़ेक्ट होने लग जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि जब एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स जो सेल्स और टिश्यूज़ को हार्म कर दे ऑर्गेनिज्म के, वह हाइपर सेंसिटिविटी कहला रहे थे। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी में अलग अलग एंटीबॉडीज़ या ये तुरंत ही इनके रेस्पॉन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको हम लोग इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और कुछ हाइपर सेंसिटिविटी में जो सिम्टम्स है, एक्चुअल में सिम्टम्स बोलना ज़्यादा सही है, जो सिम्टम्स है वो थोड़ा डिलेड देखा जाता है। इस कारण से डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी हम उनको कहेंगे। अब हम एक एक करके अगर हाइपर सेंसिटिविटी को देखा जाए तो हम टोटल 4 टाइप्स इनके हाइपर सेंसिटिविटी के पढ़ते हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी है वो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का इन्वॉल्वमेंट एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत मुख्य होता है। जितने भी एलर्जीज हैं वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आएंगे। तो हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो जनरल मैकेनिज्म्स हैं उन सब को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देख सक रहे हैं कि जब एलर्जी कॉज करने वाले एलर्जन, चाहे वह पॉलन ग्रेन हो सकते हैं या चाहे वह फूड से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वह बादाम या फिर किसी एरो माइक्रोफ्लोरा के भी हो सकते कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो एलर्जन की तरह काम कर सकें। अब ये एलर्जन जा कर के टी हेल्पर सेल्स के पास प्रेजेंट होंगे MHC2 के द्वारा, और MHC2 के द्वारा और TH सेल्स में जो मार्कर प्रेजेंट है वह CD4 मार्कर है। जैसे ही TH सेल्स के टी हेल्पर सेल्स के पास यह MHC2 के द्वारा प्रेजेंट होंगे, तब वह क्या करेंगे, B सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किसने? टी हेल्पर सेल्स ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया बी सेल्स के। बी सेल्स को डिफ्रेंशिएट मैसेज भेजने के लिए वह टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 4 सिक्रीट करेंगे। इंटरल्यूकिन 4 सिक्रीट करने के बाद ये बी सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में। मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स के बाद बनने के बाद अब जो एंटीबॉडी इस एलर्जन के खिलाफ बनेगा वह एंटीबॉडी होगा IgE एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिएक्शंस में शो करने के लिए। अगर आपसे कोई आगे पूछे कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहता है तो आपका आंसर IgE कहलाएगा। अब ये IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल के सरफेस में जा कर के रिसेप्टर्स से जुड़ जाएंगे। इन रिसेप्टर्स को हम कहेंगे FC एप्सिलॉन R रिसेप्टर। जैसे इन रिसेप्टर्स का नाम वैसे ही उसके लिगैंड का काम, कि एंटीबॉडीज़ का FC पोर्शन, जहाँ में मैंने एरो अभी दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे, एंटीबॉडीज़ के FC पोर्शन जा कर के मास्ट सेल के सरफेस में बाइंड हो जाएंगे। और आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मास्ट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स में वासो एक्टिव अमीन्स प्रेजेंट रहते हैं। वासो मीन्स ब्लड
एक्टिव अमीन्स का कहने का मतलब है जैसे कि एग्जांपल हिस्टामीन। हिस्टामीन एलर्जिक रिएक्शंस में इनका लेवल बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। कारण यह है कि वह मास्ट सेल्स में प्रेजेंट ग्रैन्यूल्स में हिस्टामीन स्टोर्ड रहते हैं। हिस्टामीन मास्ट सेल्स से ये ग्रैन्यूल्स बाहर की तरफ फूट जाते हैं या फिर डी ग्रैन्युलेशन इन मास्ट सेल्स का हो जाता है और ये वासो एक्टिव अमीन्स जो ब्लड वेजल्स के ऊपर इफेक्ट शो करें तो वह अलग अलग इफेक्ट शो करना लग जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि वासो एक्टिव अमीन्स जब रिलीज होंगे या डी ग्रैन्युलेट होंगे मास्ट सेल्स के द्वारा, तब वो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। एक इफेक्ट वैस्कुलर परमिएबिलिटी या फिर ब्लड वेजल्स की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जितने भी न्यूट्रोफिल्स जितने भी मैक्रोफेजेस हैं वहाँ जा करके ईजिली इस ब्लड वेजल में पास हो सकते हैं। अब आप सोचिए ब्लड वेजल्स में अगर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस डिफरेंट फैगोसाइटिक सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो वह ब्लड वेजल्स में के वॉल में प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। इन्हीं को हम सूजन के नाम से जानते हैं। तो वासो एक्टिव अमीन्स रेस्पॉन्सिबल हो गए इन्फ्लामेशन के लिए। काम किसने किया, एलर्जन। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होते जाएगा। सेकेंड एक्सपोजर जैसे ही एलर्जन का होगा तो दो एंटीबॉडीज़ के बीच में क्रॉस रिएक्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे वासो एक्टिव लिखा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एंटीबॉडीज एलर्जन से जुड़ चुके हैं। इनको हम लोग बोलेंगे कि क्रॉस लिंकिंग हो गया है किस में, IgE एंटीबॉडीज में। हम इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से मास्ट सेल्स को डी ग्रैन्युलेशन के लिए सिग्नल मिलता है और वह कौन कौन से सेगमेंट से पास हो सकेगा, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इतना ही आपको समझ में आए। सिंपल सा फंडा है, टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट करेगा जब एलर्जन MHC2 के बाद इनके पास प्रेजेंट हो जाएंगे। इंटरल्यूकिन 4 बी सेल्स को डिफरेंशिएट करेंगे मेमोरी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स IgE एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और ये एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स के FcR एप्सिलॉन रिसेप्टर में जा करके जुड़ते जाएंगे। जैसे ही ये सिग्नल्स सेकेंड एक्सपोजर एलर्जन का हुआ तो यह एंटीबॉडीज में क्रॉस लिंकिंग कर देंगे और मास्ट सेल्स में डी ग्रैन्युलेट कर देंगे और मास्ट सेल्स के ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट वासो एक्टिव अमीन्स रिलीज हो जाएंगे और यह डिफरेंट इफेक्ट करेंगे, जैसे कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे और वासो डायलेशन या फिर ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देंगे। सिंपल सा एक जनरल मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 का, जो रेस्पॉन्स हमको इम्यून सिस्टम में देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कि FC रिसेप्टर IgE के है जो है मास्ट सेल से प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर वाइज कैसे है और मास्ट सेल में डीग्रैन्युलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं आप लोगों के पास 2 रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, FcR1 A पॉइंट पे, B में आपको FC एप्सिलॉन R2 रिसेप्टर्स। FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर्स हाई एफिनिटी IgE रिसेप्टर्स कहलाता है और FC एप्सिलॉन R2 रिसेप्टर्स लो एफिनिटी IgE रिसेप्टर्स कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा,
इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए। अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन ई के बारे में देखेंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई रिसेप्टर FcR1 के बारे में देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि एप्सिलॉन-R1 रिसेप्टर 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बन रहे हैं। सबसे पहला पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा और इसके 3 सेगमेंट होंगे। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो मेम्ब्रेन के बाहर होगा, दूसरा जो मेम्ब्रेन के अंदर आपको स्पाइरल शेप का जो दिख रहा है वह आपका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहलाएगा और वह स्पाइरल शेप के नीचे की तरफ COOH ग्रुप जो आपको दिख पा रहा है वह साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहलाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में इसके 90 अमीनो एसिड्स होते हैं और यह इम्यूनोग्लोबुलिन्स लूप्स टाइप के डोमेन्स शो करता है। इस वजह से इस वाले सेगमेंट को पे हम लोगों को इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स देखने को मिलता है। तो ये बात आपको देखने को मिली अल्फा पेप्टाइड्स में। सेकंड अगर आप देखेंगे तो वह बीटा पेप्टाइड्स कहलाता है। बीटा पेप्टाइड्स आप देख सकते हैं कि इसके 4 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन में 4 बार धंसा हुआ रहता है। अगर आप अल्फा से कंपेयर करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में हमारे पास अमीन ग्रुप प्रेजेंट था और साइटोप्लाज्मिक डोमेन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एंड है प्रोटीन का। बीटा स्ट्रैंड में अगर आप देख सक रहे हैं, मैंने एरो के माध्यम से आप लोगों को बताया, ये फिर से मैं ब्लिंक कर देता हूं। इस स्ट्रैंड में साइटोप्लाज्म की तरफ प्रोटीन का कार्बोक्सिलिक और अमीन ग्रुप दोनों ही है। आप डिफरेंस देख सकते हैं। थर्ड पॉलीपेप्टाइड वास्तव में थर्ड और फोर्थ पॉलीपेप्टाइड गामा पेप्टाइड्स को शो करता है और ये गामा पेप्टाइड्स डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए रहेंगे और ये डाइमर फॉर्म पे रहेंगे। तो FC एप्सिलॉन R1 अल्फा बीटा और गामा के डाइमर से मिलकर बना हुआ है। इस कारण से इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अल्फा बीटा 2 गामा इस तरह से लिखा जाता है। अल्फा गामा में अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा गामा में जो अमीन ग्रुप है, जहाँ पे मैंने एरो दिखाया है अभी, अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पर रहेगा। जनरली ये एबनॉर्मल कंडीशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में हमको अमीन ग्रुप देखने को नहीं मिलता, है ना। और इंट्रासेलुलर डोमेन में हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटीन का देखने को मिलता है। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मेम्ब्रेन, इस रिसेप्टर के, इस प्रोटीन के साइटोप्लाज्मिक डोमेन में हमको ITAM डोमेन देखने को मिलेगा जो कि इम्यूनोलॉजिकल रिसेप्टर टायरोसिन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन है। जो कि टायरोसिन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन मतलब कि इसके टायरोसिन, इस रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यूज एक्टिव हो जाएंगे तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि ITAM किस तरह से एक्टिव होता है। काइनेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन में फॉस्फोराइलेशन हुआ तो ये रिसेप्टर्स आगे सिग्नल होना स्टार्ट कर देता है। बहरहाल अगर आप FC एप्सिलॉन R2 की बात करें, जिसको हम लोग CD23 के नाम से जानते हैं, तो आप इस रिसेप्टर में देख सकते हैं कि इस रिसेप्टर में भी 3 सेगमेंट्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ट्रांसमेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक। और इसके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के एंड्स में हमारे पास एन टर्मिनल एंड रहेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में C टर्मिनल एंड्स रहेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला हिस्सा है, इसमें हमको कुछ सॉल्यूबल रीजन्स देखने को मिलते हैं। इनको हम सॉल्यूबल CD23 के नाम से जानते हैं। और कुछ एक्सपोज्ड रीजन प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज शो करते हैं। इसका मतलब प्रोटीएज एंजाइम इधर इस रिसेप्टर्स को काट सकते हैं।
तो मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि FcR1 रिसेप्टर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स, लेकिन FcR एप्सिलॉन रिसेप्टर केवल एक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात रिसेप्टर्स की हुई जो कि मास्ट सेल्स में प्रेजेंट है। इसमें आपको मुख्य ध्यान रखना है ITAM का, क्योंकि ITAM आगे सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप बायोकेमिकल इवेंट्स मास्ट सेल के एक्टिवेशन और डीग्रेनुलेशन में देखने का प्रयास करेंगे तो उनके रिसेप्टर्स में जैसे ही एलर्जेंस आकर के जुड़ गए, जो आपको स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, एलर्जेंस क्रॉस लिंकिंग में एंटीबॉडीज अपने FC पोर्शन पे मुख्यतः बीटा और गामा पोर्शन में आकर के अटैच होते हैं। जितने पॉइंट्स मैं आपको बोलते जा रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से ही पढ़ते रहेंगे। तो इन रिसेप्टर्स में जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज जो है FC पोर्शन, बीटा और गामा पोर्शन में जा करके जुड़ जाएंगे। किसके? FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर हाई एफिनिटी रिसेप्टर है, इस कारण से हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे ही वह एक्टिव हुए तो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम को वह एक्टिव कर देंगे जिसका नाम है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, और इसको हम लोग PTK फॉर्म पे यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। PTK मीन्स वह शो करवा रहा है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। जैसे ही एलर्जन आया, रिसेप्टर ने एक्टिव किया एक प्रोटीन काइनेज को जिसको हम PTK के नाम से जानते हैं, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। अब ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज ITAM के टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर देगा, और ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिव करेगा एक मेम्ब्रेन माउंट एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिव PTK ने किया और इसने एक्टिव किया फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से। जनरली सिग्नलिंग पाथवे में जो भी प्रोटीन या एंजाइम फॉस्फोराइलेट होते हैं वह एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो PTK ने फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिव किया। अगर मैं इसको और क्लासिफाई करने का प्रयास करूं तो ये वास्तव में फॉस्फोलाइपेज C बीटा एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं। जैसे ही इस एंजाइम को एक्टिव किए तो ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है जिसका नाम है PIP2। PIP2 जो है वह फॉस्फोआइनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट को डिनोट करता है। फॉस्फोआइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट को डिनोट करता है। आइनोसिटॉल एक शुगर है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं उनके 4th और 5th कार्बन पे, इस वजह से इसका नाम PIP2 रख दिया गया। फॉस्फोलाइपेज C बीटा इस PIP2 के ऊपर एक्ट करेगा और PIP2 को 2 भाग में स्प्लिट कर देगा, क्योंकि काम ही वही है, लाइपेज C। तो काम क्या करेगा, इसने PIP2 को 2 भाग में स्प्लिट कर दिया। एक भाग कहलाएगा DAG और दूसरा कहलाएगा IP3। DAG वास्तव में डाईएसिल ग्लिसरॉल को शो करता है, और सेकंड जो है वह IP3 आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट को शो करेगा। तो PIP2 को 2 भाग में तोड़ने का काम, स्प्लिट करने का काम फॉस्फोलाइपेज C बीटा ने किया। अब DAG क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज C PKC को एक्टिव कर देगा। अब ये PKC जो है आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए, उनकी असेंबली को स्टार्ट कर देगा, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो PKC माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली को फेवर कर देगा। तो DAG ने प्रोटीन काइनेज C को एक्टिव किया और वह माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबली को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि IP3 का काम क्या है।
IP3 जा करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में प्रेजेंट IP3 रिसेप्टर्स, जिनको हम लोग राइनोडाइन रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उस जगह पे जा करके जुड़ जाएगा। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टार शेप दिख रहा है, कैल्शियम आयंस की अधिकता होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। जैसे ही IP3 जा करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिसेप्टर्स IP3 रिसेप्टर से जुड़ा, तो वास्तव में ये कैल्शियम आयंस के गेट्स को ओपन कर देता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर आने लग जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जितने भी सरफेस में हमने बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, ये वास्तव में मास्ट सेल का मेम्ब्रेन है। अब PIP2 जो ग्रीन कलर का पट्टा दिख रहा है और रिसेप्टर, ये मास्ट सेल्स के बारे में बात चल रही है। अब मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज होने लग जाएंगे, क्योंकि फॉस्फोलाइपेज सी बीटा PIP2 को अगेन स्प्लिट करेगा और IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा करके कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देंगे। अब इस कैल्शियम आयन का फंक्शन कॉमन है किससे? जो PKC का कॉमन था। कैल्शियम आयंस प्रमोट करेंगे किसको? माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को। तो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली करने का काम कैल्शियम आयंस का। तो आप देखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली क्यों किया जा रहा है, आपको इस लेक्चर के अंत में पता चलेगा। ठीक, आशा करता हूं यहां तक बहुत सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट अगर अपन देखें तो जैसे ही एलर्जेंस आते हैं, तो जो ये आपके सामने एलर्जेंस आते हैं, तो सेल जो है एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स को भी एक्टिव करना स्टार्ट कर देता है मास्ट सेल्स में, जिसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज। और मेम्ब्रेन में प्रेजेंट आपको देख पा रहे हैं PS इस फॉस्फोटाइडिल सीरीन। वो फॉस्फोटाइडिल सीरीन फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब ही फॉस्फोलिपिड्स हैं जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। और फॉस्फोइथेनॉल अमीन फॉस्फोटाइडिल कोलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कन्वर्जन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये वास्तव में फॉस्फोलिपिड मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही PC मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा ही होने लग जाता है, क्योंकि PS फॉस्फोटाइडिल सीरीन फॉस्फोइथेनॉल में इथेनॉल अमीन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फॉस्फोटाइडिल कोलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फॉस्फोटाइडिल कोलिन का लेवल मेम्ब्रेन में इंक्रीज होने लग जाता है, और जैसे ही फॉस्फोटाइडिल कोलिन बनने लगता है, तब एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोटाइडिल कोलिन को 2 भागों में तोड़ देता है, और वो जो 2 भाग है लाइसो फॉस्फोकोलिन और दूसरा है आर्किडोनिक एसिड। दूसरा इफेक्ट आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि फॉस्फोटाइडिल कोलिन मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इस पॉइंट का आप ध्यान पे रखे रहेंगे। तो फॉस्फोटाइडिल कोलिन लाइसोफॉस्फोटाइडिल कोलिन में टूटा और आर्किडोनिक एसिड में टूट गया। आर्किडोनिक एसिड अगेन एक लिपिड है 20 कार्बन का, और आर्किडोनिक एसिड से 2 इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स इन्फ्लामेशन के या एलर्जिक रिएक्शंस के स्टार्ट होते हैं, बनते हैं, जिनको हम ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 कहते हैं। ये पोटेंट मीडिएटर्स है इन्फ्लामेशन को प्रमोट करने के लिए। इसका मतलब क्या है, जितने भी फाइगोसाइटिक सेल्स है या इम्यून सेल्स हैं, उनको ये प्रमोट करने का काम ये दोनों ही ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन D2 में
का इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये दो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन CSI और नेट में पूछा भी जा चुका है कि एलर्जिक रिएक्शंस में निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल का लेवल सिंथेसिस होने लग जाता है, तो ल्यूकोट्राइन्स एक एग्जाम्पल होता है। रही बात जो PC है, वो आर्किडेनिक एसिड में तो टूट गया था, अब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज होने की वजह से वह बाहर से मतलब एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चर से साइटोप्लाज्म में मास्ट सेल के कैल्शियम आयंस को आने दे देता है। तो फॉस्फोटाइडिल कोलिन कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कर देता है। इससे होता क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन असेंबल होना स्टार्ट हो जाता है। अब मास्ट सेल्स का जो ग्रैन्यूल है उसमें हिस्टामिन स्टोर्ड रहता है। हिस्टामिन स्टोर्ड रहता है, जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली स्टार्ट होती है ये ग्रैन्यूल्स से जा करके चिपक जाएंगे, ग्रैन्यूल्स उससे अटैच हो जाएंगे। अब ये ग्रैन्यूल्स में हिस्टामिन स्टोर्ड रहते हैं और ये मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करने का, ये जा करके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होते हैं और ये फ्यूज़ होने का काम भी फॉस्फोटाइडिल कोलिन करते हैं। इवन कैल्शियम आयंस और PKC भी रेस्पॉन्सिबल है इस ग्रैन्यूल्स को जा करके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करके इसके जो मटेरियल्स है वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से बाहर हो जाए। तो इस तरह से मास्ट सेल में एक्टिवेशन और उसके ग्रैन्यूल्स में डीग्रैन्युलेशन का प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डीग्रैन्युलेशन का प्रोसेस होता है। तो एक जनरल मैकेनिज्म आप लोगों के सामने, और बायोकेमिकल इवेंट्स मास्ट सेल एक्टिवेशन और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिग्नलिंग को मैंने एरो वाइज दे दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।